हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। इंस्पायर एकेडमी हेलो स्टूडेंट्स, इंस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम इस ऑनलाइन कोर्स में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो पेपर है वो आईआईटी जेम और सीएसआईआर नेट इनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ के साथ जेस्ट और टीआईएफआर में बहुत कुछ ज़्यादा नंबर में यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला के अगर हम जेम की बात करें तो 15 से 18 नंबर तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके साथ एक और टॉपिक जोड़ा जाता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स जेम में। तो जेम में ये इलेक्ट्रॉनिक्स आती है जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों पार्ट होते हैं और साथ के साथ सॉलिड स्टेट फिजिक्स का कुछ पोर्शन भी इसमें आता है। तो मिला के अगर इस पूरे पेपर को देखा जाए जेम में तो 18 नंबर तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि लगभग 20% के आसपास, 20% से थोड़ा सा कम मान लो 18 नंबर के, तो 18% तक का पोर्शन जेम का इससे आता है। तो सब्जेक्ट है इजी लेकिन कंसेप्चुअल भी है, जितना आसान है उतना ही कंसेप्चुअल है। अगर कंसेप्ट को लूज कर गए तो क्वेश्चंस को ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और ऑप्शंस में तुम्हें जो भी क्वेश्चंस होगा उसके ऑप्शंस मिलेंगे, तुम जिस गलत अप्रोच से आंसर दोगे तो उसका ऑप्शन भी एग्ज़ाम में तुम्हें ज़रूर मिलेगा, ताकि तुम दोबारा उसकी कैलकुलेशन ना करो। तो इसलिए सबसे पहली जो क्लास है आज की, उसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेटवर्क। अभी मैं थोड़ा सा कोर्स का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेता हूँ, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। नेट वालों के लिए भी जो ये जेम का सिलेबस में लिख रहा हूँ वो तो है ही है, उसके अलावा कुछ और टॉपिक्स होंगे वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होगा अपने पास नेटवर्क थ्योरम, नेटवर्क थ्योरी। तो ये वाला जो पार्ट है नेटवर्क थ्योरी का, मैंने तुम्हें बताया टीआईएफआर और जेस्ट ज़्यादातर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो यहाँ से मिलता ही मिलता है और जेम में और नेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे इस नेटवर्क थ्योरी में? बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क, उसके बाद नेटवर्क थ्योरम, ठीक है। तो पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर नेटवर्क थ्योरम, और यहाँ पे नेटवर्क थ्योरम में 5 या 6 थ्योरम हम पढ़ेंगे, जिसमें सुपरपोजिशन थ्योरम है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, नॉर्टन थ्योरम है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम है, थेवेनिन थ्योरम है। ये सारी की सारी थ्योरम क्या करती है, जो नेटवर्क तुम्हारे पास नेटवर्क का क्वेश्चन आता है और अगर तुम्हें नेटवर्क थ्योरम आती है तो प्रॉब्लम को बहुत आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं इन थ्योरम्स का यूज करके। हालांकि बेसिक लॉ किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, जो कि बेसिक लॉ है इसके, उनकी हेल्प से किसी भी नेटवर्क की प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर हम केवीएल और केसीएल का यूज करेंगे केवल, तो वहां से तुम्हारे पास जो रिजल्ट आएगा वो काफ़ी लेबोरियस होगा, मीन्स तुम्हें प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम केवीएल लगाओगे, तुम्हारे पास 4-5 लूप है, वहाँ पे केवीएल लगाने लगोगे तो 5-6 इक्वेशन बनेंगी और 5-6 इक्वेशंस को सोल्व करते करते काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है, अगर हमें नेटवर्क थ्योरम्स आती है, तो उन थ्योरम्स का यूज़ करके हम बहुत आसानी से इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। तो ये थ्योरम वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पार्ट नेटवर्क थ्योरी में हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्क थ्योरम्स पढ़ेंगे। इसके बाद हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स में आएंगे, जिसमें हम पहले डायोड पढ़ेंगे, और डायोड के बाद में जीनर डायोड, और इनकी एप्लीकेशंस।
ठीक है, तो अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डायोड में आते हैं। डायोड भी हम 4 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, जीनर डायोड का कंसेप्ट वोल्टेज रेगुलेशन में इसका एप्लीकेशन होता है, इसको भी हम ढंग से पढ़ेंगे। तो जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, क्लिपर क्लैंपर सर्किट में जीनर डायोड का यूज होता है। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हम इनकी करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट अपना होगा ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर में तुम्हारे पास इसका एसी एनालिसिस, डीसी एनालिसिस, तो यहां तक का जो पार्ट रहेगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। और फिर यह ट्रांजिस्टर पढ़ने के बाद हम डीटीएल टीटीएल सर्किट, हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नेंड गेट, एक्सोर गेट, एक्सनोर गेट, ये बहुत सारे डिजिटल गेट्स पढ़े थे। तो उनको अगर हम कैसे वो डिज़ाइन किए जाते हैं, जो गेट्स हैं हमने तो सिंबल पढ़ लिया, ये एंड गेट है, ये और गेट है, उनका डिज़ाइनिंग कैसे होती है, कैसे बनाए जाते हैं, तो उसका यूज़ करते हैं हम। ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं या फिर डायोड का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हम डीटीएल सर्किट, जिसको हम बोलते हैं डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, तो डायोड और ट्रांजिस्टर का यूज़ करके इन गेट्स को कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है। टीटीएल सर्किट केवल ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर को यूज करके इसका यूज कैसे, ट्रांजिस्टर लॉजिक हम पढ़ेंगे। इन्हीं ट्रांजिस्टर्स में इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑसिलेटर्स। ठीक है, ऑसिलेटर्स के बाद में हम पढ़ेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर। मैंने तुम्हें बताया डीसी और एसी एनालिसिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ट्रांजिस्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ठीक है, डीसी एनालिसिस क्या होता है, एसी एनालिसिस क्या होता है, डिटेल में डिस्कशन अपन करने वाले हैं इसका। तो इस ट्रांजिस्टर पे मेरे हिसाब से अपनी 4-5 क्लासें होंगी, बड़ी बड़ी क्लासें, 2-2 घंटे की अगर मानेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर तुम बहुत ध्यान से पढ़ोगे, हर एक लेक्चर को ध्यान से देखोगे तो मज़ा भी आएगा और तुम्हारे लिए ये आसान भी बन जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपने पास है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और इसी में ऑपरेशनल एम्पलीफायर में मल्टी वाइब्रेटर्स एंड फिल्टर्स। ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बाद इसका डीसी और एसी एनालिसिस। तो सब टॉपिक्स अगर काउंट करें तो टॉपिक्स तुम्हें कम ही दिख रहे होंगे, लेकिन इनको कवर करने में जो टाइम लगेगा वो काफ़ी होगा। और इन पे प्रॉब्लम्स चाहे जितनी बनाई जा सकती है। देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, थर्मोडाइनेमिक्स है, इस टाइप के जो सब्जेक्ट है अपने पास, इन पे प्रॉब्लम्स बनेंगी वो लिमिटेड बनेगी। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तो प्रॉब्लम्स के भंडार है, चाहे जितनी प्रॉब्लम्स इन पे बन सकती है। तो यहाँ पे अगर तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट जितने अच्छे से क्लियर होंगे उतनी ही ज़्यादा तुम्हें बेनिफिट होने वाला है। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस इन सब्जेक्ट्स में तुम करोगे उतना ही क्वेश्चन को हैंडल करने का तरीका तुम्हें पता चल जाएगा किस तरीके से। और अगर पेन और कॉपी से प्रैक्टिस करोगे तो एग्ज़ाम में मैं कहता हूँ अगर तुम 10-15 मिनट में एक क्वेश्चन सोल्व करते हो, तो अगर तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो उसको 5 मिनट में करने की कैपेसिटी तुम बना सकते हो। तो मेरे साथ साथ यहाँ पे तुम प्रैक्टिस करते जाना। आज की क्लास में हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे नेटवर्क थ्योरी का। अच्छा, ये जो सिलेबस की बात मैंने की है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बेसिक वाला पार्ट तक हम जेम में पढ़ेंगे। ऑसिलेटर्स का भी बेसिक पार्ट ही हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम एक फिल्टर्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फिल्टर्स और मल्टी वाइब्रेटर्स और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ये एडवांस पार्ट है जो केवल नेट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और जो शुरू वाला पार्ट है हम कॉमन रख के चल रहे हैं, ये लेक्चर नेट और जेम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया।
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट मैंने तुम्हें करवा दिया है उतना पार्ट सफिशिएंट है। जेम के बच्चों के लिए जितने 8 वीडियो लेक्चर्स डल चुके हैं, एक लेक्चर और डालेंगे जिसमें फ्लिप फ्लॉप्स होंगे। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, अगर तुम उसको देखना चाहो देख लो, नहीं देखना चाहो मत देखो, क्योंकि जेम में कई बार टच कर जाते। मैंने एक IIT जेम का क्वेश्चन तुम्हें करवाया था जो SR लेच से रिलेटेड था। हालांकि तुम बेसिक गेट का नॉलेज रखते हो तो भी उस क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन अगर वो लेच से क्वेश्चन आ गया यानी सीक्वेंशियल सर्किट से क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है SR और JK फ्लिप फ्लॉप से भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी हो जाए। तो एक लेक्चर और तुम्हारे लिए होगा, तो 9 लेक्चर तुम्हारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के हो गए। उनमें से K-मैप वाले जो 4 वेरिएबल K-मैप है वो तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारे क्वेश्चंस 3 वेरिएबल K-मैप से हो जाएंगे, और 3 वेरिएबल K-मैप में मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना, ऐसा नहीं है कि, और 4 वेरिएबल K-मैप में भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो और जिसको जानने की इच्छा हो तो वो ज़रूर कांटेक्ट करें, या तो अपने इंस्टाग्राम जो चैनल है इसका यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में तुम डाल सकते हो, या फिर एक और ग्रुप बनाया हुआ है उस ग्रुप पे तुम डाल सकते हो। तो अब हम ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हुए सबसे पहले हम नेटवर्क थ्योरी वाले पोर्शन पे आते हैं, और जो पहली क्लास होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। इसमें तुम्हें बहुत ध्यान से ये सारे के सारे कंसेप्ट समझने हैं। तो पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क। ओके, तो सबसे पहले तो तुम्हें कोई एक सर्किट अगर दिया हुआ है तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, उन टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम डिस्कस कर लें। तो यहाँ पे तुम्हारे पास अगर मान लो कोई एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, ये कोई एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे कोई एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1, यहाँ पे कोई एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है R2, यहाँ पे कोई एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है R3, और यहाँ पे कोई एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है R4। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट जो मेरे पास है वो ये है कि नोड क्या होता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, हालांकि सब लोगों को पता है लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूं। तो नोड जहां पे तुम्हारे पास ये ब्रांच है, एक पॉइंट, ऐसा पॉइंट जिसपे 2 या 2 से ज्यादा ब्रांच आके मिलती है, उस पॉइंट को क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। नोट कर सकते हो अपने आप से, ऐसा पॉइंट जिसपे 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेज आके मिलती है, उस पॉइंट को क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। तो अब यहां से ये एक ब्रांच है, एक ब्रांच ये है और एक ये ब्रांच है, 3 ब्रांच आके इस पॉइंट पे मिली, तो ये तुम्हारे पास एक नोड हो गया। ठीक है, अब ब्रांच क्या होता है? तो ब्रांच बेसिकली किसी भी नेटवर्क का वह पार्ट जिसमें करंट कांस्टेंट हो, उसको क्या कहेंगे? ब्रांच कहेंगे। मैं नोट करवा देता हूं, पहले नोड लिख सकते हो। नोड is the point in network where 2 or more branches meets। ओके, इसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने तुम्हें बताया, ब्रांच क्या होती है?
तो ब्रांच तुम्हारे पास होगा द पार्ट ऑफ नेटवर्क, इन विच करंट इज कांस्टेंट। उसको क्या कहेंगे? ब्रांच कहेंगे। तो अब यहां से देखो, यहां सोर्स से अगर करंट मैंने कह दिया यहां पे I1 है, तो ये I1 करंट आगे जाके डिवाइड होगी दो पार्ट में। इधर मैंने कह दिया I2 आ रही है और इधर करंट जा रही है I3। तो अगर हम यहां से लेके यहां तक की बात करें, इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है I1। ओके, यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है, यहां से लेके यहां तक। तो मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं, ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, इस तरीके से नाम दे दिया। तो एक ब्रांच तुम्हारे पास हो गई, इसको दे दिया P नाम। तो ये एक ब्रांच हो गई PA, क्योंकि इस पूरी ब्रांच में करंट की वैल्यू कितनी है? I1। तो यहां पे जो ब्रांचेज होंगी वो कौन कौन सी होगी? एक तो PA, दूसरी क्या होगी? ABC। यहां से देखो, यहां से I3 करंट फ्लो हो रही है, I3 इधर जाएगी, ये I3 यहां तक आएगी। ठीक, तो ABC ब्रांच होगी, इसमें कांस्टेंट करंट है I3, और एक AC ब्रांच यहां से यहां तक। तो ये तीन ब्रांच इस सर्किट के अंदर हो गई। तो ब्रांच तुम्हें समझ में आना चाहिए, नोड तुम्हें समझ में आना चाहिए क्या होता है। इसके बाद एक और कंसेप्ट है इसके अंदर, लूप। ठीक है, तो एक क्लोज पाथ जो डिफरेंट ब्रांचेस से मिलके बना हुआ है उसको क्या कहेंगे? लूप कहेंगे। तो तुम्हारे पास एक तो ये वाला क्लोज पाथ है जो इस ब्रांच से और इस ब्रांच से मिलके बना हुआ है, एक लूप ये हो गया। दूसरा लूप ये हो गया जो एक तो इस ब्रांच से और दूसरा इस ब्रांच से मिलके बना हुआ है। तो लूप क्या है? द क्लोज पाथ closed path in a network made up by different branches। ओके, तो ये तुम्हारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे नेटवर्क से रिलेटेड। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। अब बेसिक कंसेप्ट्स पे हम आते हैं। तो ये तो टर्मिनोलॉजीज है। मैं ब्रांच बोलूँ तो तुम्हें समझ में आना चाहिए क्या है, मैं नोड बोलूँ तो तुम्हें समझ में आना चाहिए क्या है, मैं लूप बोलूँ तो भी तुम्हें समझ में आना चाहिए कि लूप क्या है। अगर मैं कहूँ लूप 1 तो तुम्हारा कंसेप्ट, तुम्हारा ध्यान सीधा इस पे जाना चाहिए। अगर मैं कहूँ लूप 2 तो इस पे ध्यान फोकस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ क्लियर होनी चाहिए। तो अगर तुम्हारे पास कोई नेटवर्क है, ओम्स लॉ की हम बात कर रहे हैं, तो अगर तुम्हारे पास कोई नेटवर्क है और उस नेटवर्क में कोई ब्रांच है और उस ब्रांच में कोई रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो वहां पे तुम्हें ये रजिस्टर R दिया हुआ है, अगर तुम्हें साइन असाइन किए हुए है कि ये प्लस है ये माइनस है ऐसा, और करंट की डायरेक्शन दी हुई है ऐसे I, तब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज तुम लिखोगे ओम्स लॉ से, तुम्हें पता है V = I × R। कन्वेंशनल तुम्हें यही फॉलो करना। अगर तुम्हें बनाना हो, देखो दो चीजें होती है, अगर तुम्हें कोई नेटवर्क दिया हुआ है और करंट तुम्हें माननी पड़े तो हम अपने अकॉर्डिंग मान लेंगे। और फिर ये साइन कैसे बनाएंगे? तो अगर मान लो तुम्हारे पास कोई नेटवर्क दिया हुआ है और मैंने ये कह दिया कि करंट ऐसे जा रही है इसके अंदर, जैसे मान लो अभी ये एक क्लोज लूप बना दिया मैंने, यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स है, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, और मैंने कह दिया कि इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है।
तो ये जो साइन होंगे ये कन्वेंशनली मैं क्या लूंगा, जिस डायरेक्शन से करंट जा रही है रजिस्टर में उसको लिखेंगे प्लस, और जिधर से करंट निकल रही है उसको माइनस। अब करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे माननी है मैंने, ध्यान रहे। हालांकि यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, इसको मैं ऐसा बना देता हूँ, VS AC सोर्स बना देता हूँ, तो इसकी डायरेक्शन इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है। लेकिन अगर मैंने ऐसे मान लिया कि इस क्लोज लूप में करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन से करंट घुसती है, जिस पॉइंट से करंट घुसती है रेजिस्टेंस में, उसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, और जिधर से करंट निकलती है उसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव। ओके, अब यही करंट ऐसे जाके इधर से आएगी, तो इधर से घुस रही है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। ये तो कन्वेंशन है, हमें जो फॉलो करना है। अगर करंट की डायरेक्शन और ये कन्वेंशन चिन्ह हमें लगाने हैं तो हम इस तरीके से लगाएंगे। समझ में आ रही बात, जिधर से करंट जा रही है वहां प्लस रजिस्टर में, और जिधर से निकल रही है वहां माइनस। लेकिन अगर क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें प्लस माइनस पहले से ही लगाए हुए हैं और करंट की डायरेक्शन भी तुम्हें दी हुई है, तब क्या करेंगे, तो जैसे मान लो यहाँ पे प्लस लगाया हुआ है, यहाँ माइनस लगाया हुआ, और ये करंट की डायरेक्शन और ये रजिस्टर आर है, तब तुम इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी उसको तुम लिखोगे V = I × R। लेकिन दूसरा केस इसके अंदर यह पॉसिबल है कि यहां पे तुम्हारे पास प्लस दिया हुआ है, यहां पे माइनस दिया हुआ है, ये रजिस्टर R है और यहां से करंट आ रही है ऐसे, तब क्या लिखोगे, V = -I × R। समझ में आ रही बात। तो ये पहला कंसेप्ट है, ये तब जब गिवन है, ठीक है। अगर तुम्हें बनाना है तो कैसे बनाना है वो मैंने बता दिया। जिधर से करंट जाएगी रजिस्टर के उस एंड को प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, जिधर से करंट निकलेगी उसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो ये तुम्हारे पास पहला पॉइंट है। इसके बाद हम बात करें जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमेशा पावर को अब्जॉर्ब करता है, ध्यान रहे। रेजिस्टेंस इज, स्टार लगा के लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेजिस्टेंस इज पावर अब्जॉर्बिंग एलिमेंट। रेजिस्टेंस हमेशा पावर को अब्जॉर्ब ही करेगा, कभी भी पावर डिलीवर नहीं करेगा। इसका मतलब इसके अंदर जो एनर्जी है वो स्टोर नहीं रह सकती, रेजिस्टेंस में एनर्जी स्टोर नहीं रह सकती, ओके। जबकि कैपेसिटर और इंडक्टर है वो पावर को अब्जॉर्ब भी करते हैं और डिलीवर भी करते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है ओम्स लॉ में यह दूसरा पॉइंट कि अगर मान लो तुम्हारे पास यहां पे कैपेसिटर लगा हुआ है किसी सर्किट में, ठीक, यहां पे प्लस लिखा हुआ है, यहां पे माइनस लिखा हुआ है, इधर करंट है I, ठीक है, करंट की वैल्यू कितनी है I, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, उसको तुम VC लिख सकते हो। तो यहां से जो करंट जाएगी, करंट की वैल्यू यहां से पास होगी, वो कितनी होगी, I = C dVC/dt। इन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज डिफरेंस dVC/dt। और यहां से अगर तुम वोल्टेज कैलकुलेट करोगे, अच्छा ठीक है, I की वैल्यू जो होगी वो ऐसे लिखोगे। अब इधर से यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना लिया हुआ है, VC लिया हुआ है। करंट की डायरेक्शन अगर ये है, यूं कहे करंट ऐसे फ्लो हो रही है और प्लस साइन यहाँ है माइनस साइन यहाँ है, तो तुम्हारे पास रिजल्ट आएगा I का, वो आएगा C dVC/dt। लेकिन अगर यही सिचुएशन ऐसे हो जाए उल्टी, यहाँ पे तुम्हें माइनस दिया हुआ, यहाँ प्लस, और इसके बीच में वोल्टेज ड्रॉप कितना, VC, और कह दे कि करंट की डायरेक्शन ऐसे है, अगर ये गिवन है नेटवर्क में, तब तुम क्या लिखोगे, I = कितना लिखोगे, -C dVC/dt। ओके, तो ये तुम्हें कन्वेंशन
फॉलो करने हैं। और अगर नेटवर्क में कैपेसिटर तुम्हें दिया हुआ है, ओके, कैपेसिटर अगर तुम्हें दिया हुआ है और तुम्हें यह बताना है कि कौन सा एंड प्लस होगा कौन सा एंड माइनस होगा, तो हम पहले ये देखेंगे कि करंट कौन सी डायरेक्शन, करंट अगर हमें ही मानना है और हम ये मान रहे हैं कि करंट ऐसे जा रही है, तो इसका भी थंब रूल यही है कि जिस डायरेक्शन में करंट घुसे उसको प्लस और जिस डायरेक्शन से करंट बाहर निकले उसको माइनस, ऐसा मानेंगे। ये तो कन्वेंशन फॉलो करना है। और अगर तुम्हें ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है नेटवर्क में कोई एलिमेंट किसी ब्रांच में कि करंट ऐसे जा रही है, ये प्लस ये माइनस है, यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस VC है, तो तुम इसको क्या लिखोगे, I इज इक्वल टू इधर से जाने वाली करंट जो होगी I इज इक्वल टू CdVC/dt। लेकिन अगर करंट इधर से जा रही है और ये प्लस ये माइनस लिखा हुआ है, तब क्या लिखोगे, I इक्वल टू -CdVC/dt। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट अपन आते हैं इंडक्टर पे। ये तीसरा लॉ है KVL के, किरचॉफ के, सॉरी ओम्स लॉ ही चल रहे हैं अभी। तो तीसरा लॉ तुम्हारे पास क्या है, तो कैपेसिटर और इंडक्टर, इंडक्टर की अगर मैं बात करूं और कैपेसिटर की बात करूं, तो ये पावर स्टोरेज या एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। इनमें एनर्जी को ये स्टोर करते हैं, ना कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय करते हैं। रजिस्टर तो रजिस्टर के अक्रॉस जितनी करंट फ्लो होगी उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो होगी वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खर्च हो जाएगी, वो कहीं काम नहीं आएगी। लेकिन अगर कहीं इंडक्टर लगा हुआ है और करंट उसमें से फ्लो हो रही है, तो वो एनर्जी को स्टोर कर सकता है, उसको तुम दूसरी जगह काम में ले सकते हो, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस पावर अब्जॉर्बिंग एलिमेंट है, हमेशा अब्जॉर्ब ही करेगा, डिलीवर कुछ नहीं करता, ठीक। यहां पे L है इंडक्टर और यहां पे तुम्हारे पास प्लस है और माइनस है और करंट की डायरेक्शन दे रखी है ऐसे। अगर सर्किट में तुम्हें ऐसा दिया हुआ है, तब तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, इन दोनों के बीच में, इन दो एंड A और B एंड के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस VL है, तो उसको हम लिखेंगे VL इज इक्वल टू L DI/dt, ठीक है। DC करंट होगी तो ये जीरो ही हो जाएगा। अगर DC करंट फ्लो हो रही है कैपेसिटर से, तो क्या होगा, DI की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ओके, ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर तुम्हारे पास सर्किट ऐसा दिया हुआ है, सर्किट में ये एलिमेंट ऐसा दिया हुआ है, ये इंडक्टर है, यहां पे प्लस दिया हुआ है, यहां माइनस दिया हुआ है, इंडक्टर है L, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इन दोनों के बीच में वोल्टेज ड्रॉप VL है, A और B के बीच में, और करंट की डायरेक्शन ऐसे दे दे I, तब क्या लिखेंगे, VL इज इक्वल टू, तब VL की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, माइनस का L DI/dt। तो ये तुम्हें कन्वेंशंस फॉलो करने हैं। अगर एक नेटवर्क किसी भी प्रॉब्लम में तुम्हें ऐसे दिए हुए हैं, तब तुम्हें ऐसे लिखना है, वोल्टेज क्या होगी, करंट क्या होगी और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी। लेकिन अगर तुम्हें खुद से डिसाइड करना है कि करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या कन्वेंशन फॉलो करेंगे, तब कन्वेंशन फॉलो करेंगे कि अगर यहाँ पे इंडक्टर है, ओके, तो ये इंडक्टर है, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, इधर से करंट जा रही है, ऐसे मान लिया कि इधर से करंट I जा रही है। तो अगर करंट इधर से I जा रही है, तो हम इस पॉइंट पे तो लिखेंगे प्लस, इस पे लिखेंगे माइनस। जिस डायरेक्शन से करंट घुसती है वो प्लस और जिधर से बाहर निकलती है उसको माइनस लिखेंगे, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको मुझे डिस्कस करना था। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में। तो वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स,
तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स की बात करें तो जो सोर्सेज होते हैं वोल्टेज सोर्स वो दो तरीके का होता है, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स जो कि पॉसिबल नहीं होता और दूसरा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल इंपीडेंस कहे उसकी वैल्यू कितनी हो? 0। तो इंटरनल इंपीडेंस जिसका 0 हो उसको क्या कहेंगे? आइडियल वोल्टेज सोर्स। और अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है जिसको हमने किसी सर्किट में कनेक्ट कर दिया, तो अगर मैंने कहा वो 5 वोल्ट का सोर्स है तो वो 5 वोल्ट ही डिलीवर करेगा। समझ में आ रही बात? तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का क्या लिखोगे? इंटरनल इंपीडेंस इज 0। पहले थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं इंपीडेंस रेजिस्टेंस के बारे में। तो जो रेजिस्टेंस है वो तो बेसिकली मैंने तुम्हें बता ही दिया कि R से इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस को, और इस रेजिस्टेंस की जो डायमेंशन होती है, यूनिट होती है, वो होती है ओम। ओम, ठीक। इसके बाद अगर हम इंपीडेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या करता है? चार्ज को फ्लो होने में दिक्कत देता है, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज को रोकता है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर अगर सर्किट में लगे हुए हैं तो वो क्या करता है? इंडक्टर और कैपेसिटर, देखो कैपेसिटर का फंक्शन क्या है कि वो चेंज इन वोल्टेज, अगर वोल्टेज में चेंज है उसको अपोज करता है, जबकि इंडक्टर क्या करता है? करंट में चेंज का अपोज करता है। अगर करंट चेंज हो रही है तो वो चेंज होने से रोकता है, अगर वोल्टेज में चेंज हो रहा है तो वोल्टेज में चेंज होने से रोकता है। कौन? कैपेसिटर। करंट अगर चेंज हो रही है सर्किट में तो इंडक्टर उसके चेंज होने को रोकता है। तो इन दोनों का अलग अलग फंक्शन है और इनके करस्पॉन्डिंग अगर एक्सेल देखें इंडक्टर का तो वो आएगा तुम्हारे पास ओमेगा इंटू एल, और एक्स सी अगर देखें कैपेसिटर के लिए तो 1 ओमेगा इंटू सी, ठीक है। और इंपीडेंस अगर हम देखें टोटल इंपीडेंस जो होगा जेड, तो इंपीडेंस तुम्हारे पास जेड की वैल्यू आएगी, इसको इंपीडेंस को जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा? वो होगा तुम्हारे पास आर प्लस ये तो रेजिस्टेंस है और फिर एक्स, आयोटा साथ में आ जाएगा, ठीक है ना, आयोटा एक्स। ये तुम्हारे पास, इसको हम बोलते हैं क्या? इंपीडेंस। तो ये वाली टर्म किसकी वजह से आएगी? एक्स वाली टर्म या तो इंडक्टर लगा हुआ है सर्किट में या तो कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर इंडक्टर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर तीनों ही लगा हुआ है तो जेड की वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो जाएगी? देखो आर की जगह तो आर ही रहेगा, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, प्लस एक इंडक्टर लगा हुआ है तो आयोटा ओमेगा एल, प्लस कैपेसिटर लगा हुआ है तो 1 आयोटा ओमेगा सी, ऐसा बनेगा। और इसको तुम लिख सकते हो जेड इज इक्वल टू आर प्लस, यहाँ से आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो नीचे आयोटा स्क्वायर बनेगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो यहाँ आ जाएगा माइनस, और यहाँ से आयोटा को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? ओमेगा एल -1 ओमेगा सी। और यहाँ से जेड का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस ओमेगा एल -1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर। हालांकि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब LCR सर्किट, LC सर्किट, LR सर्किट, CR सर्किट ये सब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। बट फॉर द टाइमिंग इम्पीडेंस की यूनिट, क्योंकि यहाँ पे तुम देख रहे हो ये रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट ओम होती है,
अंडर रूट करेंगे तो ओम बार आएगा, ये ओम स्क्वायर है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी ही तुम ऐड कर सकते हो या फिर सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी ही तुम घटा सकते हो। तो ये जो क्वांटिटी होगी, ठीक है, इस पूरी क्वांटिटी का ओम स्क्वायर यूनिट होगा और इसका भी ओम स्क्वायर। तो अगर इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ओम। तो इस जेड का यानी यूँ कहे इम्पीडेंस का जो यूनिट होगा वो भी ओम ही होगा और रेजिस्टेंस का यूनिट होगा वो भी ओम ही होगा। क्लियर? तो इंटरनल इम्पीडेंस आइडियल वोल्टेज सोर्स का कितना है? 0। और आइडियल वोल्टेज सोर्स बेसिकली पॉसिबल नहीं है, कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जो आइडियल हो जिसका इंटरनल इम्पीडेंस 0 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसके बाद हम बात करें प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की। तो जो आइडियल वोल्टेज सोर्स बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे तुम्हारे पास एक सोर्स है Vs और यहाँ पे तुम्हारे पास ये Rs इस या Zs कहें, इस सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस है और यहाँ पे तुम्हारे पास ZL है, ठीक है, लोड इम्पीडेंस। तो अगर तुम्हारे पास ये Zs इक्वल टू 0 है तो ये वोल्टेज सोर्स कैसा होगा? आइडियल वोल्टेज सोर्स। अगर इधर से करंट आई जा रही है तो I इंटू ZL किसके बराबर होगी? Vs के बराबर होगी। तो एग्जैक्टली तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जितनी वोल्टेज होगी वो सारी की सारी यहाँ पे मिलेगी, कोई ड्रॉप बीच में नहीं होगा। तो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स की पहचान है, जितना आउटपुट में तुम्हें सेम वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या है? इसका इंटरनल इंपीडेंस होगा वो वेरी लो, इंटरनल इंपीडेंस ठीक। इसके बाद इंपीडेंस जो होगा वो कहां पे कनेक्टेड होगा? इसके सीरीज में। तो इंटरनल इंपीडेंस is connected in series of सोर्स के सीरीज में जुड़ेगा। तो सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा? जैसा मैंने यहाँ बना रखा है, ये Vs है, यहाँ पे तुम्हारे पास इसके सीरीज में, इसी के सीरीज में ऐसे भी बना सकते हो Zs, और यहाँ पे अगर तुम ZL लगा रहे हो, अब कहोगे कि इधर से करंट आई फ्लो हो रही है इस सर्किट में, तो इस लोड के अक्रॉस बेसिकली ये मैंने दिखा रखा है, ये ऐसा लगा हुआ, हमने एक्सटर्नली नहीं लगा रखा ये रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल इम्पीडेंस है, तो जिसको तुम सीरीज में लगा हुआ दिखा सकते हो। बेसिकली ये होता सारा का सारा क्लोज ही है, ये इसी वोल्टेज सोर्स में ही होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ से अगर तुम इन दो एंड के बीच में वोल्टेज मेजर करोगे तो वो Vs के बराबर नहीं आके इससे थोड़ा कम देगी। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज सोर्स के लिए खास चीज़ क्या है कि इंटरनल इम्पीडेंस इसका 0 होता है और आइडियल के केस में इंटरनल इम्पीडेंस 0 और प्रैक्टिकल के केस में इंटरनल इम्पीडेंस इज़ वेरी लो, और जो इम्पीडेंस होगा वो सोर्स के सीरीज में लगेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ओके, तो ये जो वोल्टेज सोर्स है ये भी दो तरीके का हो सकता है, डीसी वोल्टेज सोर्स और एसी वोल्टेज सोर्स। तो डीसी वोल्टेज सोर्स जो टाइम के साथ वोल्टेज चेंज नहीं हो वो डीसी वोल्टेज सोर्स हो गया, और एसी वोल्टेज सोर्स क्या होगा? जो टाइम के साथ वोल्टेज चेंज करे उसको एसी वोल्टेज सोर्स बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें करंट सोर्स की। तो करंट सोर्स भी
दो तरीके से डिफाइन होगा, एक आइडियल करंट सोर्स और दूसरा प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लें आइडियल